गांधी जी अंबेडकर को प्रतिनिधि भी मानते नहीं थे, वार्ता करे तो कैसा करे। गांधी जी ने उपवास शुरू किया, बाबा साहब अंबेडकर ने स्टेटमेंट रिलीज किया कि हर संभव प्रयास करके गांधी जी का प्राण बचाया जाए, मगर जो हक और अधिकार हमने हासिल किए हैं वो छोड़ने के लिए हम राजी नहीं है। गांधी जी की हालत बहुत खराब हो गई। जब उनकी हालत बहुत खराब हो गई तो उनको देखने के लिए सरदार पटेल दिल्ली से पूना आए, सीधा येरवड़ा जेल गए और जिस कमरे में गांधी जी खटिया पर उपवास कर रहे थे वहां गए और जाते ही उन्होंने गांधी जी को कहा, गांधी जी, स्वर्ण हिंदू और अछूतों के बीच में आपने अपने आप को सैंडविच क्यों बनाया? आपकी जान आजादी के लिए जरूरी है और खामखा आपने अपने आप को सैंडविच बना दिया। गांधी जी को लगा कि सरदार पटेल को मैं उपवास क्यों कर रहा हूं समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए उन्होंने महादेव भाई देसाई जो उनके प्राइवेट सेक्रेटरी थे उनको इशारे से कहा, जरा मुझे उठाकर बिठाओ, जरा ये सरदार को समझाना होगा। उनको उठाकर बिठाया गया और सरदार को गांधी जी ने समझाया। क्या समझाया? बहुत भयानक बात है। उन्होंने कहा 1909 को लखनऊ पैक्ट के तहत सेपरेट इलेक्टोरेट मुसलमानों के लिए लागू है। अब अगर अछूतों को भी सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया तो सेपरेट इलेक्टोरेट की वजह से सच्चे और लड़ाकू किस्म के लोग संसद में और विधिमंडल में चुनकर जाएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो मुसलमान एक तरफ अछूत एक तरफ दोनों मिल जाएंगे और ये दोनों लोग मिलकर, सरदार तुम लोगों की सरकार आने वाले समय में आजादी में बनने वाली है, ये संसद में विधिमंडल में तुम्हारी सरकार चलने नहीं देंगे। इतना ही नहीं, ये लोग मिलकर स्वर्ण हिंदुओं की हत्या भी करेंगे। गांधी जी और सरदार पटेल के बीच में जो वार्ता हो रही है इसमें गांधी जी ने एक बात कही। अब आप सोच रहे होंगे कि जब गांधी जी और सरदार पटेल की सीक्रेट वार्ता हो रही थी तो वामन मेश्राम आप तो पैदा भी नहीं हुए थे, आपको कैसे मालूम हुआ सीक्रेट वार्ता? आप लोग ऐसा सोचते होंगे। साथियों, ये जब सीक्रेट वार्ता हो रही थी तो महादेव भाई देसाई जो उनके प्राइवेट सेक्रेटरी थे, दोनों के बीच में जो संवाद हो रहा था वो डायरी लिख रहे थे। अब गांधी जी भी नहीं है, सरदार पटेल भी नहीं है, महादेव भाई देसाई भी नहीं है, वो डायरी है, वो डायरी है। और डायरी में ये लिखा हुआ है, और डायरी में जो लिखा हुआ है वो भयानक है। उसमें वो क्या कहते हैं? अछूत और मुसलमान गुंडे। गांधी क्या कहते हैं? अछूत और मुसलमान गुंडे। गुंडे किसको कह रहे? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को गुंडे क्यों कह रहे? क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट से लड़ाकू किस्म के लोग चुनकर जाते हैं, इसलिए गांधी जी ने उनके लिए शब्द प्रयोग किया, अछूत और मुसलमान गुंडे। ये बात डायरी में महादेव भाई देसाई की लिखी हुई है। और अमेरिका से एलिनार जेलियट नाम की रिसर्च करने वाली एक लेडी आई, उसने वो डायरी ढूंढकर निकाली। वो डायरी में लिखा हुआ सारा संवाद उसने अपने रिसर्च किताब में बाबा साहब अम्बेडकर के लिखा। वो किताब हमारे पास में दस्तावेज के तौर पर अवेलेबल है, वो सबूत हमारे पास में अवेलेबल है। साथियों, सरदार पटेल बाहर गए येरवड़ा जेल के और कहा, अगर गांधी जी की हालत डॉक्टर अंबेडकर ने देखी होती तो वो मोम की तरह पिघल गए होते। ये खबर जब बाबा साहब अंबेडकर ने पढ़ी तो बाबा साहब अंबेडकर के मुंह से बरबस निकल गया, पता नहीं सरदार पटेल को लोग आयरन मैन क्यों कहते हैं। अगर वो आयरन मैन है तो मोम की तरह क्यों पिघल गया? उसको मालूम नहीं डॉक्टर अंबेडकर मोम की तरह पिघलने वाला व्यक्ति नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर ने ये प्रतिक्रिया दी। दूसरे दिन मदन मोहन मालवीय दादर में उनको मिलने के लिए आए। कहा, दादर में एक सभा है, आपको आमंत्रित करते हैं, आप आकर अपनी बात रखिए। बाबा साहब अंबेडकर ने जाने के लिए कंसेंट दिया। उनके साथियों ने उनको घेर लिया और कहा, आपको वहां नहीं जाना चाहिए, आपकी हत्या हो सकती है। बाबा साहब अंबेडकर ने कोट के पैकेट से पिस्तौल निकाला और पिस्तौल निकालकर अपने साथियों को दिखाया, चिंता मत करो, पिस्तौल लेके जा रहा हूं। वहां गए, वहां जाकर उन्होंने भाषण दिया, वो भी रिकॉर्ड है। क्या कहा? मेरे जीवन में जो प्रसंग आया है ऐसा प्रसंग किसी के भी जीवन में नहीं आना चाहिए। आज सारी दुनिया मुझे खलनायक कह रही है। कि गांधी का प्राण बचाने की जिम्मेवारी मेरे ऊपर है,
और दूसरी तरफ 6 करोड़ अछूतों के जीवन से संबंधित मामला है। इस तरह का डायलेमा किसी के भी जीवन में ऐसा प्रसंग नहीं आया होगा। आज लोग, दुनिया मुझे खलनायक कहती है, मगर एक दिन आएगा और ये धूल जब जम जाएगी और सारी दुनिया शांति से इस पर पुनर्विचार करेगी, तो उनको पता चलेगा, इतिहास लिखने वालों को, कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो स्टैंड लिया था वही सही था। साथियों, आज हम सारे देश भर ने डंके की चोट पर पुनः पैक का धिक्कार कर रहे हैं और कांग्रेस के लोग उसका स्वागत करने के लिए उनकी हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि उनको मालूम है कि एक गलत बात हुई है। कांग्रेस में कुछ लोग हैं जो हमारे मित्र हैं, वो कहते हैं प्राइवेट में, नहीं गलती तो हुआ है, गलती तो हुआ है, मगर वामन मेश्राम जो है उसको डंके की चोट पर सारी दुनिया को डंका बजाना चाहता है। हमारा कहना है कि वो हमारे पास आए, चाय पिए और चाय पीते पीते वो हमको कहे और हम गलती मान ले, बस मामला खत्म कर दिया जाए। मगर वामन मेश्राम ऐसा करने के लिए राजी नहीं है। वो डंके की चोट पर सारी दुनिया को बताना चाहता है, ये गलत है। साथियों, करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाला पुनः पैक, अगर ये पुनः पैक करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाला है, तो इसको प्राइवेट में इस मामले को रफा दफा कर देना ये संभव नहीं है। इसको सारी दुनिया में चर्चा का विषय बनाना होगा। और एक महत्वपूर्ण कारण है जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो अपना भविष्य निर्माण नहीं कर सकती है। इसलिए ये इतिहास लोगों को बताया जाना बहुत जरूरी है। इसलिए साथियों, ये इतिहास में इसीलिए आप लोगों को बता रहा हूं और ये जानकारी इसीलिए साथियों आपको बता रहा हूं। बाद में क्या हुआ, बाद में उसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने भाषण में कहा कि गांधी जी का प्राण बचाया जाना चाहिए, हर संभव कोशिश की जानी चाहिए, मगर जो हक और अधिकार मैंने हासिल किए हैं मैं छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं। आपको अच्छा अगर नहीं लगता है तो ये जो सामने इलेक्ट्रिक का पोल देख रहे हो, इस इलेक्ट्रिक के पोल पर मुझे फांसी पर लटका दो, मगर मैंने जो हक और अधिकार हासिल किए हैं वो छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूं। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने मदन मोहन मालवीय की पब्लिक मीटिंग में बात कही, गांधी जी की हालत और ज्यादा खराब हो गई। गांधी जी ने जो अवेलेबल डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट में जो जानकारी मिलती है, उस जानकारी के आधार पर गांधी जी ने यह सोचा था कि जब मैं उपवास करूंगा तो सारे देश भर में ऐसी हवा बहेगी कि अंबेडकर तिनके की तरह उड़ जाएगा। जो गांधी ने सोचा था ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। गांधी ने ऐसा सोचा था मेरे उपवास से जो हवा बहेगी अंबेडकर ये हवा में उड़ जाएगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अंबेडकर ऐसे धातु से नहीं बनाता जो फूंक मार कर उड़ जावे। साथियों, गांधी और कांग्रेस के लोगों को पता चला कि उपवास के प्रभाव में अंबेडकर पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, इसलिए उन्होंने परिस्थितियों का मूल्यांकन किया और परिस्थितियों की समीक्षा की और समीक्षा करने के बाद में दूसरा निर्णय लिया, दूसरी रणनीति बनाई। दूसरी रणनीति में उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को खून से लिखे हुए लेटर लिखने का प्लान बनाया कि अम्बेडकर को खून से लेटर लिखे जाए और धमकी दिया जाए कि तुमको जान से मार देंगे। बाबा साहब अम्बेडकर को लेटर लिखे गए, खून से लिखे हुए लेटर लिखे गए, उसमें जान से मारने की धमकी दी गई। बाबा साहब अम्बेडकर ये सारी परिस्थिति जानते थे, वो लेटर पढ़ते थे और अपने लोगों को पढ़कर सुना देते थे, हवा में उड़ा देते थे। कांग्रेस के नेताओं को खबर लगी कि खून की धमकी का भी डॉक्टर अम्बेडकर पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। कांग्रेस के लोगों ने परिस्थिति का फिर समीक्षा की और तीसरी योजना बनाई। तीसरी योजना के तहत कांग्रेस के लोगों ने प्लान बनाया कि अम्बेडकर को दबाने का एक ही तरीका है कि उनको बताया जाए कि जिन लोगों के लिए आपने हक और अधिकार हासिल किए उनको गांव गांव में उनके घर गार जलाए जाएंगे। वह कानपुर के देहातों में कुछ गांव जलाए गए, वाराणसी के देहात में कुछ गांव जलाए गए, पटना के देहातों में कुछ गांव जलाए गए। बाबा साहब अम्बेडकर को इनकी खबरें मिली और खबरें मिलने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर को पता चला कि जिन लोगों के लिए मैंने ये हक और अधिकार हासिल किए हैं, अगर उनके गांव गांव में घर जलाए जाए, वो हेल्पलेस लोग जो उन लोगों के ऊपर, स्वर्ण हिंदुओं के ऊपर निर्भर है,
अगर उनके घर जलाए जाए तो ये कहीं पर भी टिकने वाले नहीं है। ऐसे स्थिति में, ऐसे मजबूर स्थिति में बाबा साहब अम्बेडकर को मजबूर होकर ये पूना पैक्ट करना पड़ा। और इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने ये जो लिखा हुआ, ये लिखी हुई बात फिर से पढ़कर सुनाता हूं। इस सारी परिस्थिति में आपको समझ में आएगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो साइन करने का कारण बताया, ये लिखा, इसमें लिखा, द पूना पैक्ट इज दस फ्रॉड विथ मिस्चीफ, ये शरारतपूर्ण, छलपूर्ण, कपटपूर्ण धोखाधड़ी है। और इसको मैंने एक्सेप्ट इसलिए किया क्योंकि गांधी ने जो षड्यंत्र पूर्वक अनशन किया था दबाव डालने के लिए, उसकी वजह से मैंने इस पर साइन किया। और उस समय मुझे आश्वासन दिया गया था कि शेड्यूल कास्ट के चुनाव में कांग्रेस इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। इस वजह से मैंने ये पूना पैक्ट साइन किया। इस परिस्थिति में अगर आप लोग, ये जो बात मैं आपको बता रहा हूं, ये बात जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखी, अगर आप लोग इसको समझो तो आपको समझ में आएगा कि ये कितना भयानक मामला है। ये सिंगल साइड हो रहा था। एक साइड इस बात को उस समय भी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी और इतिहास में बाद में उन्होंने, बाबा साहब अम्बेडकर ने इसको डिनाई किया था। बाबा साहब अम्बेडकर खुद ही इसके विरोध में लास्ट तक खड़े रहे। इसलिए पूना पैक्ट का धिक्कार करते वक्त यह ध्यान में रखा जाए कि पूना पैक्ट का धिक्कार करने का मतलब होता है जो पार्टी हमारे पुरखों पर अनुचित दबाव डालकर, जबरदस्ती से गुंडागर्दी करके ये दबाव डाल करके करवा रही थी, ये धिक्कार उन लोगों का धिक्कार है। ये समझना जरूरी है। ये समझदारी जो है हमारे लोगों के अंदर निर्माण करना जो आवश्यक है। और इसीलिए ये बात साथियों मैंने आपको कही। और इस तरह से जब पूना पैक्ट हुआ तो क्या हुआ? दो अधिकार खत्म हो गए। नंबर एक, सेपरेट इलेक्टोरेट खत्म हो गया और डबल वोटिंग, 2 बार वोट देने का अधिकार खत्म हो गया। सेपरेट इलेक्टोरेट खत्म होने से क्या हुआ? जॉइंट इलेक्टोरेट आ गया। जॉइंट इलेक्टोरेट आ गया तो क्या हुआ? जॉइंट इलेक्टोरेट से क्या हुआ? चलो मेरी बात सुनने से शायद आप लोगों को दिक्कत लगेगी। मैं बाबा साहब अम्बेडकर क्या कहते हैं, जॉइंट इलेक्टोरेट से क्या हुआ, बाबा साहब अम्बेडकर की बात आपको पढ़ के सुनाता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि बाबा साहब अम्बेडकर क्या कहते हैं, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि केवल ये हम कर रहे हैं। ये बाबा साहब अम्बेडकर का ही सारा मामला है। हमारे लोगों को जानकारी नहीं, पढ़ के सुनाता हूं अंग्रेजी में क्या लिखा उन्होंने। द जॉइंट इलेक्टोरेट इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कास्ट हिंदूज, टू यूज ए फेमिलियर फ्रेज, ए रॉटन बोरो in which the caste Hindu get the right. राइट हमको नहीं मिला। बाबा साहब अम्बेडकर क्या कहते हैं? राइट हमको नहीं मिला। क्या कहते हैं? In which the Hindu caste Hindus get the right to nominate an untouchable, to set nominally as a representative of the untouchables, but really as a tool of caste Hindus. Tool. बाबा साहब अम्बेडकर ने इसके लिए टूल शब्द इस्तेमाल किया कि ये जॉइंट इलेक्टोरेट के तहत क्या हुआ? कास्ट हिंदू को अधिकार मिला। अधिकार हमको मिलना चाहिए था। किसको मिला? बाबा साहब कहते किसको मिला? कास्ट हिंदू को अधिकार मिला। और क्या अधिकार मिला? वो अछूतों को नॉमिनेट करते हैं। ध्यान रखना, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो शब्द प्रयोग किया, कास्ट हिंदू अछूतों को नॉमिनेट करते हैं, वो भी नॉमिनली। ये शब्द बाबा साहब अम्बेडकर का है। ये नॉमिनली नॉमिनेट करते हैं। ये नॉमिनली नॉमिनेट करने वाले जो अनटचेबल है, ये अनटचेबल हमारे प्रतिनिधि होंगे, ऐसा वो नॉमिनेट करते हैं। मगर वो हमारे प्रतिनिधि नहीं है, स्वर्ण हिंदुओं के हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने वाले औजार है, हथियार है। ये अंग्रेजी में बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा टूल। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आपको ट्रांसलेट करके समझा रहा हूं। टूल ऑफ द कास्ट हिंदूज। दूसरी जगह बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, लिखित है, 3 अंग्रेजी शब्द इस्तेमाल किए। दूसरा शब्द है स्टूज ऑफ द कास्ट हिंदूज, कास्ट हिंदू के पिछलग्गो, पिट्ठू। तीसरा शब्द बाबा साहब अम्बेडकर ने इस्तेमाल किया, एजेंट ऑफ द कास्ट हिंदू। और एजेंट शब्द का
ट्रांसलेशन शुद्ध हिंदी में होता है मध्यस्थ, और आप लोगों की लैंग्वेज में होता है दलाल और बड़ुआ। आपको समझ में आए, आपकी लैंग्वेज में बता रहा।